हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स वर्ल्ड। आज के लेक्चर में हम क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 को एनालिसिस करेंगे एंड चैप्टर 1 में हम 1.5 को एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने 1.1, 1.2 एंड 1.3 एंड आल्सो 1.4 को हमने कंप्लीट किया है एंड उसका लेक्चर हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो प्लीज़ आप उससे पहले स्टडी करें, क्योंकि हर टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक से लिंक्ड होता है एंड अगर आप प्रीवियस टॉपिक को अगर क्लियर नहीं समझ पाए हैं या उसे स्टडी नहीं किए हैं तो आपको नेक्स्ट टॉपिक में थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, है ना। कंप्लीटली प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बट कुछ कुछ वर्ड्स होंगे, कुछ सेंटेंस होंगे जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए पहले आप 1.1, 2, 3 एंड 4 को कंप्लीट करें एंड उसके बाद 1.5 को कंप्लीट करें, जिससे अंडरस्टैंडिंग भी आपको ईजी हो एंड बेटर हो। क्लियर? तो चलिए हम आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं एंड आज की क्लास में हम 1.5 को कंप्लीट करेंगे एंड 1.5 टॉपिक क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम पीपीसी के शॉर्ट नेम से भी डिनोट करते हैं। क्लियर? एंड आप शॉर्ट नेम एंड शॉर्ट वर्ड का यूज पेपर में मत कीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट नेम एंड शॉर्ट वर्ड यूज करने पे मार्क्स भी कट किए जाते हैं। क्लियर? ओके। पीपीसी so various combination of PPC so various combination of goods. It means PPC दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को PPC शो करता है। क्लियर? एंड ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है टू गुड्स का, ये कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं? ये ऑल अवेलेबल रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके इन दो गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। क्लियर? एंड इनका यूज एफिशिएंटली किया जाता है। क्लियर? एफिशिएंटली मतलब अच्छे तरीके से, बेटर, जिससे कॉस्ट मिनिमाइज हो एंड प्रोडक्शन भी हाई हो। क्लियर? जैसे मैंने बताया था कि हर टॉपिक इंटरलिंक्ड होता है, वैसे ही एफिशिएंटली हमने ऑलरेडी 1.1 में समझा है एफिशिएंटली को अच्छे से। तो आप इसीलिए मैंने बोला कि प्रीवियस अगर टॉपिक कंप्लीट करते हो तो आपको नेक्स्ट टॉपिक में कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंस में आपको हेल्प प्रोवाइड होगा एंड अगर नहीं करते हो तो उसमें कुछ वर्ड एंड सेंटेंस में प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। क्लियर? ओके, चलिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नेम से भी जानते हैं एंड इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। क्लियर? इसके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के क्या अलग अलग नेम है? दो अलग अलग नेम है। कौन कौन से? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एंड सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। क्लियर? अब एजम्पशन देखते हैं, पीपीसी के एजम्पशन क्या क्या है। पीपीसी के एजम्पशन है कि इकोनॉमी में केवल टू गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। वैसे इकोनॉमी में तो बहुत सारे गुड प्रोड्यूस होते हैं, बट पीपीसी एक मिनिमम डाटा का यूज कर रहा है, जिससे अच्छे, जैसे इलेक्शन में एग्जिट पोल आता है, रिजल्ट के कुछ दिन पहले एग्जिट पोल आता है, तो एग्जिट पोल में क्या किया जाता है? कुछ वोटर से उनके थॉट, उनके विचार को जान के उस उनके डाटा को कलेक्ट करके उस हिसाब से एग्जिट पोल क्रिएट किया जाता है। तो एग्जिट पोल में तो ये तो है नहीं कि सभी व्यक्ति के पास, जितने इंडिया में 140 करोड़ पर्सन हैं, तो सबके पास इंडिविजुअली जाके हम उनके विचार को समझे फिर हम एग्जिट पोल क्रिएट करें, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए कम टाइम में और एनालिसिस अच्छे तरीके से हो पाए तो हम एक किसी भी पॉपुलेशन का एक सर्टेन सैंपल, एक मिनिमम सैंपल हम फाइंड आउट करते हैं एंड उसके थ्रू हम अपने रिसर्च को कंप्लीट करते हैं एंड हाँ, बस रिसर्च को कंप्लीट करते हैं, इतना समझो। तो पीपीसी ने एज्यूम किया है, या एजम्पशन पीपीसी का है कि इकोनॉमी केवल टू गुड्स प्रोड्यूस करता है। फिर आप इसमें बस टू गुड्स को ही पढ़ोगे, क्योंकि ये पीपीसी का एजम्पशन है कि इकोनॉमी केवल दो गुड्स ही प्रोड्यूस करता है। क्लियर? एंड रिसोर्स फिक्स्ड है। ये तो रियलिटी में भी रिसोर्स फिक्स्ड है, क्योंकि रिसोर्स तो अनलिमिटेड है नहीं। लेबर फिक्स है एंड आयरन फिक्स्ड है एंड कोल फिक्स्ड है, सब रिसोर्सेज फिक्स होते हैं। ओके? एंड रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड, मतलब एम्प्लॉयड मतलब डिप्लॉय करना, मतलब तैनात करना, काम पे लगाना। क्लियर? तो रिसोर्सेज को फुली, पूरी तरीके से एंड एफिशिएंटली तरीके से काम पे लगाया जाता है या उसे डिप्लॉय किया जाता है। क्लियर? टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस टेक्नोलॉजी
न तो बेटर हो सकता है या न तो वर्स हो सकता है। इट मीन्स कांस्टेंट मीन्स यहाँ बोला गया है कि कोई चेंजेस नहीं हो सकता, कोई चेंजेस नहीं हो सकता टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी की क्वालिटी जो आज है वही क्वालिटी कल भी रहेगी एंड उसके बाद भी वही क्वालिटी रहेगा। टेक्नोलॉजी की क्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा। एंड टेक्नोलॉजी में बहुत तरह के टेक्नोलॉजी आ जाएंगे, जैसे आप वेल एजुकेटेड लेबर या एक्सपीरियंस लेबर या इंक्रीजिंग नॉलेज, ये सब टेक्नोलॉजी में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ टेक्नोलॉजी कांस्टेंट लिया गया, एट मींस टेक्नोलॉजी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा अंडर पीपीसी। क्लियर? ओके। सोर्सेस कैन बी रीएलोकेटेड बिटवीन गुड्स। पहले बात एलोकेटेड का मीनिंग समझो। एलोकेट मतलब डिप्लॉय करना। एज्यूम करो कि हमारे पास 10 लेबर है एंड कोई काम है, एक्स गुड प्रोड्यूस करना है एंड वाई गुड प्रोड्यूस करना है। दो वर्क है, दो गुड प्रोड्यूस करना है, एक्स एंड वाई। मैंने क्या किया, एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए 5 लेबर दे दिए एंड वाई प्रोड्यूस करने के लिए 5 लेबर हमने डिप्लॉय कर दिया। ठीक। अब जो मैंने डिप्लॉय किया ना 5 to 5 या 6 to 5 के रेशियो में, ये डिप्लॉयमेंट ही एलोकेशन होता है कि आप रिसोर्सेज का कैसे एलोकेशन करते हो। तो पीपीसी का एजम्पशन क्या है, रिसोर्सेज का एलोकेशन किया जाता है गुड्स के बीच में एंड रीएलोकेटेड किया जाता है, मतलब दोबारा उसको एलोकेट किया जाता है। अगर आप एलोकेशन पहले से किए हो बट उस एलोकेशन से आपको कोई प्रॉफिट होता नहीं है तो आप उसे दोबारा एलोकेट कर सकते हो। तो रीएलोकेटेड मतलब दोबारा एलोकेट करना। क्लियर? अब देखेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल एंड कर्व। पीपीसी के कर्व, 1 मिनट सॉरी, पीपीसी का कर्व आप देखो तो कॉनकेव है, कॉनकेव है कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव है। क्यों? क्योंकि आप फिजिक्स में अगर स्टडी किए होगे कॉनकेव या कॉन्वेक्स को, तो कॉन्वेक्स क्या होता है, इनर साइड मतलब अंदर की साइड बेंड होता है, ऐसे होता है एंड कॉनकेव को जब देखोगे तो कॉन्वेक्स ऐसे होता है, वो आउटर साइड निकला हुआ होता है। क्लियर? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसा होता है, उसका कर्व कैसा होता है, कॉनकेव जैसा होता है। ये समझ में आया आपको? ओके। अब देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं गुड्स के, वो अटेनेबल मतलब उसको हम अटेन कर सकते हैं, मतलब उसको हम पा सकते हैं, उसको अटेंड कर सकते हैं, उसको यूज में कर उसको एक्चुअली में हम उस गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ देखोगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे जो ए है, उस ए को अटेनेबल आउटपुट कॉम्बिनेशन बोला गया। अटेनेबल आउटपुट कॉम्बिनेशन मीन्स ऐसा कॉम्बिनेशन जिसको एक्चुअली में प्रोड्यूस किया जा सकता है एंड इस कॉम्बिनेशन को रिसोर्सेज के फुल यूटिलाइजेशन से प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि एफ देखोगे तो एफ प्रोड्यूस तो किया जा सकता है बट यहाँ हम अपने रिसोर्सेज को फुली एंड एफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रहे, तो इसलिए एफ क्या है, एफ इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है। क्लियर? यूटिलाइजेशन मतलब यूज करना। तो हम क्या बोले कि जो ए कॉम्बिनेशन है, ए कॉम्बिनेशन किसका किसका है, ए कॉम्बिनेशन आप देखो एंड सॉरी, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है। हाँ, ए कॉम्बिनेशन एक्स एज्यूम करो 1 है, वाई 20 है। तो जो ए कॉम्बिनेशन है वो किन किन गुड्स का कॉम्बिनेशन है, 1, 20, मतलब 1 एक्स गुड है एंड 20 वाई गुड है। क्लियर? तो ये जो बंडल है ना, कॉम्बिनेशन को हम बंडल भी बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स को बंडल भी बोलते हैं। क्लियर? तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर रिसोर्सेस को फुली यूटिलाइज किया है। इट मींस पूरी तरीके से रिसोर्सेस को एफिशिएंटली एंड बेटर तरीके से यूज किया है, तब वो एक गुड या एक कॉम्बिनेशन या एक बंडल को प्रोड्यूस कर पाता है। एंड अगर प्रोड्यूसर रिसोर्सेस को एफिशिएंटली तरीके से एंड फुली तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाता है, तो वह उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसके इनर साइड में होगा एंड उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन रिसोर्सेस। क्लियर?
पहले तो इसको हम क्लियर करते हैं। ये चलिए, ये अब देखिए, अनअटेनेबल आउटपुट कॉम्बिनेशन, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसको प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आप अगर एग्जांपल लेते हैं, एक रियल मतलब एक अपने लाइफ के बेस पे हम एग्जांपल लेते हैं, तो आप एज्यूम करो आप डेली 5 किलोमीटर रन कर ले रहे हो, आपको कोई बोले कि आप आज 10 किलोमीटर रन करो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप तो 5 किलो ही रनिंग कर पाओगे, आप उसी के लिए कैपेबल हो। 10 किलोमीटर आपका क्राइटेरिया नहीं है। तो वही बोला गया है कि अनअटेनेबल आउटपुट कॉम्बिनेशन क्या होता है? ऐसा आउटपुट कॉम्बिनेशन जो प्रोड्यूसर फाइंड नहीं कर सकता, जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बिकॉज उसके पास उतने रिसोर्स है ही नहीं कि वो जी कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस कर पाए। क्लियर? तो अनअटेनेबल आउटपुट कॉम्बिनेशन, ऐसा कॉम्बिनेशन जो प्रोड्यूसर द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर के पास उस क्वांटिटी में रिसोर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। एंड इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जिसको प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर रिसोर्सेज को बेटर तरीके से या एफिशिएंटली तरीके से या फुली तरीके से यूटिलाइज नहीं किया हो। क्लियर? एंड अटेनेबल आउटपुट कॉम्बिनेशन, जी ऐसा कॉम्बिनेशन जिसको प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने के लिए रिसोर्सेज को बेटर तरीके से, एफिशिएंटली से, फुल कैपेसिटी से यूज किया हो या यूटिलाइज किया हो। क्लियर? ओके, ये क्लियर। एंड अगर आपको इसकी डेफिनेशन की भी नीड हो और पीडीएफ की नीड हो, तो आप कमेंट में बताइएगा, इसके मैं डेफिनेशन एंड पीडीएफ क्रिएट करके आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर? चलिए, अब देखते हैं फीचर ऑफ पीपीसी। पीपीसी के क्या क्या फीचर है। पहले तो पीपीसी क्या है? डाउनवर्ड स्लोप है। डाउनवर्ड स्लोप मीन्स निगेटिव रिलेशनशिप। ओके, डाउनवर्ड स्लोप मीन्स, सॉरी, डाउनवर्ड स्लोप इज नेगेटिव रिलेशनशिप। एंड ये नेगेटिव रिलेशनशिप किसके बीच होता है? गुड्स के बीच में होता है, गुड्स के मिड में होता है। जैसे अगर आप यहाँ देखो, पहले गुड वाई जो कॉम्बिनेशन ए था, हमारा बंडल ए था, उसमें एक्स गुड कितना था? 0, एंड वाई गुड कितना था? 21। बट जैसे ही प्रोड्यूसर बी बंडल प्रोड्यूस करने लगता है, तब क्या होता है? उस बंडल में प्रोड्यूसर गुड एक्स भी प्रोड्यूस करता है। एंड किस क्वांटिटी में गुड एक्स को प्रोड्यूस करता है? 1। एंड गुड वाई को किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है? 20। तो यहाँ क्या हुआ है, आप गुड एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपको गुड वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ा है। क्या सेक्रीफाइस की हो? पहले हम 21 प्रोड्यूस करते थे, लेकिन हम 20 प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें कितने गुड वाई की लॉस हुआ? -1। तो डाउनवर्ड का भी मीनिंग वही होता है कि मोर ऑफ वन गुड, मतलब एक गुड आप गेन करने के लिए दूसरे गुड को लेस कर रहे हो या दूसरे गुड को गिव अप कर रहे हो। जैसे हम गुड एक्स जो पहले 0 था, उसको हम 1 गुड प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब हम गुड एक्स भी प्रोड्यूस करते हैं जब 1 के क्वांटिटी में, तो हमको गुड वाई की क्वांटिटी कम करना पड़ता है। इट मीन्स वाई हमको गिव अप करना, वाई की कुछ क्वांटिटी को हमको सेक्रीफाइस करना पड़ता है गुड एक्स के कुछ क्वांटिटी को पाने के लिए। तो डाउनवर्ड का मीनिंग समझ में आया कि एक गुड अगर इंक्रीज करता है तो दूसरा गुड डिक्रीज करेगा। क्लियर? अगर गुड, जैसे यहाँ देखो, गुड एक्स देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, गुड एक्स क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अब गुड वाई देखो 21, 20, 18, 15, 11, 6, 0, गुड वाई क्या क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। इट मीन्स अगर एक फैक्टर इंक्रीज करता है तो अदर फैक्टर, या एक गुड इंक्रीज करता है तो अदर गुड डिक्रीज करेगा। एंड इस रिलेशनशिप को डाउनवर्ड रिलेशनशिप बोलते हैं या नेगेटिव रिलेशनशिप बोलते हैं। एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग, इस डाउनवर्ड स्लोपिंग नेगेटिव रिलेशनशिप को ही शो करता है। क्लियर? पहली बात, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो कि जो स्लोप है कॉनकेव है एंड डाउनवर्ड है। देखो यहाँ लिखा भी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो कि जो ग्राफ है वो कैसा है? कॉनकेव।
एंड डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड किसको शो करता है? नेगेटिव रिलेशनशिप शो। नेगेटिव रिलेशनशिप को, नेगेटिव रिलेशनशिप मीन्स अगर एक्स गुड इंक्रीज करेगा तो वाई गुड डिक्रीज करेगा, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। क्लियर? दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। जैसे अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, मतलब अगर एक नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है तो एक साउथ डायरेक्शन में जाएगा। तो नेगेटिव उसे ही शो करते हैं। पॉजिटिव मतलब अगर एक्स गुड भी बढ़ रहा है तो वाई गुड भी बढ़ेगा, मतलब एक अगर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है तो वाई भी नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा। तो इसे हम पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करते हैं, मतलब इसे पॉजिटिव रिलेशनशिप बोलते हैं। क्लियर? ओके, अब देखो कॉनकेव टू ओरिजिन। पीवीसी का जो डायग्राम होता है वो कॉनकेव क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स, मार्जिनल मीन्स नेक्स्ट, अगला या एडिशनल। मार्जिनल के मीनिंग होता है एडिशनल, जो आप नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर रहे हो उसे मार्जिनल बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स आप कुछ गेन करने के लिए कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको बोलते हैं? मतलब आप एक्स गुड गेन करने के लिए वाई गुड सेक्रीफाइस कर रहे हो, एंड जो सेक्रीफाइस कर रहे हो, सेक्रीफाइस क्या कर रहे हो? वाई गुड को, एंड वो वाई गुड आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। क्लियर? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब सेक्रीफाइस, जो हम सेक्रीफाइस करते हैं वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह वर्क करता है। तो मतलब अगर हम एक्स गुड गेन करते हैं एंड वाई एक्स गुड को गेन करने के लिए हम वाई गुड को सेक्रीफाइस करते हैं, तो वाई गुड हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसा वर्क करेगा। तो आप मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंप्लीट मीनिंग समझते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स, पहली बात आप इसको देखो, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। क्लियर? एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का यूज हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के स्लोप को मेजर करने के लिए करते हैं। क्लियर? एंड स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? चेंजेस इन वाई अपॉन चेंजेस इन एक्स, या अमाउंट ऑफ गुड वाई लॉस्ट अपॉन अमाउंट ऑफ गुड एक्स गेन। मतलब हम वाई के कितने अमाउंट लॉस किए हैं एंड एक्स के कितने गेन किए, इसके रेशियो को हम स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं, एंड इसी को हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, इसी को हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो आप समझ आया मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब हम एक्स गुड के अमाउंट को गेन करने के लिए कितना हम वाई गुड के अमाउंट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं, इसे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। मार्जिनल एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्लियर? अब देखिए, जैसे मार्जिनल रेट ऑफ, अच्छा एक और बात, यहाँ इंक्रीजिंग क्यों लिखा गया? 1 मिनट। इंक्रीजिंग, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग तुमने समझ लिया, बट ये फीचर बोल रहा है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का डायग्राम कॉनकेव तो होता है, कॉनकेव टू ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से, ओरिजिन क्या होता है? 0,0 जो हमारा क्वाड्रेटिक होता है, सॉरी कॉम्बिनेशन, आप कॉम्बिनेशन बोलो, अभी उसका मीनिंग मुझे क्लियर नहीं हो रहा क्या है, मैं अभी थोड़ा उसको भूल रहा हूँ। आप ये समझो, जो आप एक्सेस में देखोगे तो जो कॉर्नर पे 0,0 होता है, जैसे ये जो एक्सिस है, ये जो कॉम्बिनेशन है ये 0,0 है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। तो ओरिजिन से जो ये ग्राफ कॉनकेव क्रिएट किया गया इसी को हम बोल रहे हैं कॉनकेव टू ओरिजिन। क्लियर? अब समझो कॉनकेव ग्राफ क्यों है? ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के इंक्रीजिंग के कारण हमारा पीपीसी ग्राफ कॉनकेव है। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रहा है या घट रहा है हम कैसे मेजर करेंगे? स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के फॉर्मूले थ्रू। तो स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम किससे मेजर करते हैं? एमआरटी। एमआरटी मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला अमाउंट ऑफ गुड वाई लॉस अपॉन अमाउंट ऑफ गुड वाई गेन, सॉरी एक्स गेन। तो एमआरटी बंडल ए का पहले हम देखते हैं। क्लियर? एमआरटी बंडल ए का देखेंगे तो बंडल ए तो हमारा फर्स्ट स्टेप है, इसमें तो हमको कोई क्लियर है ही नहीं कि गुड वाई प्रोड्यूस करने के लिए, सॉरी गुड एक्स गेन करने के लिए हम गुड वाई कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि ये तो फर्स्ट बंडल है ना।
तो यहाँ तो हमको क्लियर है नहीं कि हमने गुड वाई का कितना सेक्रीफाइस किया, गुड एक्स का कितना गेन किया। तो इसका फार्मूला एक और होता है, एक मिनट सुनो। वाई, अरे और हाँ, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यहाँ y2 क्या है? y2 मीन्स वो y2 को हम फाइनल भी बोलते हैं, फाइनल गुड्स। तो हमारा फाइनल गुड्स क्या है? ए है। फाइनल बंडल क्या है? ए है। क्यों? क्योंकि हम इस टाइम किसकी बात कर रहे हैं? ए की बात कर रहे हैं, तो हमारा ए फाइनल होगा ना। जिस बंडल की हम बात कर रहे हो या जिस बंडल की एमआरटी फाइंड करना हो, वही बंडल हमारा फाइनल होता है, एंड उसकी प्रीवियस वाली बंडल हमारी इनिशियल बंडल होता है, या उसे हम y1 के या x1 के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो y1 क्या है? ये तो हमें गिवन नहीं है, क्योंकि हमारा ये तो फर्स्ट बंडल है। तो y1 हमको पता है? नहीं पता है। y2 किसको बोलते हैं? फाइनल y को। फाइनल y इट मीन्स जिस बंडल की हम एमआरटी फाइंड आउट करने वाले हैं, उस बंडल का गुड वाई को हम फाइनल गुड भी बोलते हैं। क्लियर? तो हम इस टाइम किसकी बंडल की हम एमआरटी फाइंड आउट कर रहे हैं? ए की। तो y2 क्या होगा? 21, और x2 क्या होगा? 0, एंड x1 भी क्या होगा? 0, क्योंकि हमको x1 तो पता है नहीं, क्योंकि ये तो हमारा फर्स्ट बंडल है। क्लियर? तो 21/0 इक्वल टू 0, ये हमारा एमआरटी क्या है? 0। अब एमआरटी बी की बात करते हैं। एमआरटी बी की बात करते हैं, उससे पहले एक मिनट इसको क्लियर करते हैं। एमआरटी बी, तो जब एमआरटी बी की बात करेंगे तो हमारा बी कैसे वर्क करेगा? एमआरटी 2 के रूप में भी। तो हमारा y2 क्या होगा? 20, एंड y1 क्या होगा? 21, एंड हमारा फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1। तो 20 माइनस 21, एंड x2 क्या है? 1। x2 इट मीन्स जो फाइनल गुड की इस टाइम बात कर रहे हैं, एंड x1 1 मिनट, x1 प्रीवियस गुड। तो हमारा प्रीवियस गुड x क्या है? 0। तो 1 माइनस 0। अब डिवाइड करोगे तो -1/1 इक्वल टू -1। ऐसे ही एमआरटी सी में आप देखोगे तो हमारा y2 क्या है? सॉरी, y2 क्या है? 18, और y1 क्या है? 20, x2 क्या है? 2, x1 क्या है? y। गुड कॉम्बिनेशन ऑफ सी के लिए हम बात कर रहे हैं। ओके, तो 18 माइनस 20 अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल टू -2, एंड वैसे ही एमआरटी डी फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो आप एक बार एमआरटी डी फाइंड आउट करिएगा, एंड एमआरटी ई भी फाइंड आउट करिएगा। फिर एमआरटी ई, एमआरटी एफ, एमआरटी जी आप खुद से फाइंड आउट करिएगा। क्लियर? अच्छा, अब हम एमआरटी का या मीनिंग समझे, क्योंकि हमको इंक्रीजिंग, जो हमने अभी क्या बात बोला कि इंक्रीजिंग क्यों, इंक्रीजिंग सॉरी, मार्जिन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एमआरटी के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखो, एमआरटी इंक्रीज कर रहा, पहली बात आप ये मत बोलना कि सर ये तो माइनस में वैल्यू गिवन है। तो माइनस में अगर वैल्यू गिवन होगी, तो वो जितनी ही जितना -1, -2, -3 जितना लेफ्ट साइड शिफ्ट होगी, उतना ही उसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी। हाँ, ये बात सही है, बट यहाँ माइनस जो है ना, ये माइनस किसको शो कर रहा? डाउनवर्ड को, निगेटिव रिलेशनशिप को। मतलब निगेटिव रिलेशनशिप क्या है? गुड वाई फाइंड आउट, सॉरी, गुड एक्स गेन करने के लिए गुड वाई का सेक्रीफाइस करना। मतलब हम अगर एक्स इंक्रीज कर रहा तो हमारा वाई डिक्रीज करेगा, ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो जो एमआरटी में वैल्यू माइनस फाइंड आउट हुआ है ना, ये माइनस उसी नेगेटिव रिलेशनशिप को शो कर रहा है। अगर गुड एक्स इंक्रीज करता एंड साथ में गुड वाई भी इंक्रीज करता, तो हमारी एमआरटी की वैल्यू क्या होता? पॉजिटिव होता। क्लियर? तो यहाँ एमआरटी में एमआरटी की वैल्यू जो माइनस में गिवन है, हम माइनस को एज अ नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, एज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग शो कर रहे हैं। स्लोप हमारा डाउनवर्ड है, इसलिए हमारा एमआरटी नेगेटिव में फाइंड आउट हुआ है। तो माइनस को यहाँ अभी इस टाइम तो इग्नोर करेंगे, हम बस वैल्यू को देखेंगे। तो एमआरटी ए क्या था? 0, एमआरटी 1 क्या था? 1,
MRT-C सॉरी MRT-B क्या था 1, MRT-C क्या था 2, MRT-3 क्या MRT-D क्या था 3। तो आप देख रहे हो जैसे-जैसे हम बंडल शिफ्ट होता जा रहा, मतलब जैसे-जैसे हम A टू B, B टू C जा रहे हैं, हमारा MRT इंक्रीज करते जा रहा है। तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का फीचर है वो भी तो वही बोल रहा ना कि कॉनकेव किस कारण डिराइव हो रहा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी के इंक्रीज से। एंड एमआरटी आप देखोगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से, एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जब हम फाइंड आउट करते हैं तो रियलिटी में मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज करता है जैसे जैसे हम जैसे जैसे हम बंडल के नेक्स्ट बंडल की ओर शिफ्ट होते जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ समझ में आया इंक्रीजिंग क्यों है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी क्यों है, एंड कॉनकेव क्यों है। क्लियर? आपको इतने डिटेल में कोई नहीं आपको पढ़ाने वाला है। इतना अगर कोई पढ़ाता भी है तो ठीक है, बट बहुत मुश्किल तरीके से ही आपको कहीं मिल सकता है ऐसा लेक्चर। क्लियर? अब देखते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वही जो मैंने बताया गुड वाई लॉस अपॉन गुड एक्स। गुड वाई लॉस को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, y2 माइनस y1। गुड एक्स कैसे गेन करेंगे, x2 माइनस x1। क्लियर? इंक्रीज एज यू मूव फ्रॉम A टू G ऑन द पीपीसी। वही बात कि कॉनकेव पीपीसी क्यों है, क्योंकि हमारा मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे जैसे हम A टू जी के साइड मूव हो रहे हैं तैसे तैसे मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है? वो यहाँ भी वही बात बोल रहा है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी हमने देखा भी कि अच्छा लॉ की जब बात कर रहा, तो जब लॉ की बात करें ना, लॉ ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड एक और लॉ है पता नहीं किसका अभी मुझे याद नहीं आ रहा, जब लॉ की बात करता हाँ लॉ ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी, लॉ ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जब ये दो टॉपिक याद रखना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रेट ऑफ रिटर्न। जब इनकी लॉ की बात करता है ना, तो इनकी लॉ मेनली 3 टाइप्स होती है, एक इंक्रीजिंग, एक डिक्रीजिंग और थर्ड कांस्टेंट। क्लियर? तो यहाँ हमारे जो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कौन से लॉ को फॉलो करता है, इंक्रीजिंग लॉ को फॉलो करता है। क्लियर? अब देखिए शिफ्ट इन पीपीसी। शिफ्ट किसी भी ग्राफ में सिर्फ 2 टाइप्स होते हैं, एक आउटवर्ड, एक इनवर्ड। आउटवर्ड को हम राइटवर्ड शिफ्ट बोलते हैं एंड इनवर्ड को हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं। क्लियर? अब देखो आउटवर्ड शिफ्ट क्या है, ये जो हमारा कॉनकेव है ना, ये हमारे करेंटली पीपीसी है, पीपीसी 1 जैसे मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया भी है पीपीसी 1। ये हमारा क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व 1। क्लियर? मतलब इसको हम एक्चुअल जो इस टाइम हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसको हम सपोज करके चलते हैं। क्लियर? आउटवर्ड शिफ्ट मतलब इसके राइटवर्ड शिफ्ट होना। ये देखोगे ये जो एरो की साइन कर रहा, ये क्या आउटर साइड कर रहा, बाहर की साइड कर रहा, राइटवर्ड की साइड शिफ्ट कर रहा। अब ये तो समझ गए कि पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट होगा, इट मीन्स राइटवर्ड शिफ्ट होगा, इट मीन्स बाहर की साइड शिफ्ट होगा। एंड आपने देख भी लिया एंड आप इसके ग्राफ भी अब ड्रॉ कर लेंगे। बट आउटवर्ड शिफ्ट में होता क्या है अब वो हम समझते हैं। पहले हमारा एक्चुअल ग्राफ क्या था, पीपीसी 1 एंड पीपीसी 1 हमारा ये है। क्लियर? उस टाइम सपोज करते हैं ए, हमारा जो बंडल ए है उसको, बंडल ए में हमारा कॉम्बिनेशन क्या था 6,7 का, मतलब हम उस टाइम एक्स 6 प्रोड्यूस करते थे एंड वाई 7 गुड प्रोड्यूस करते थे। क्लियर? मतलब 6 गुड एक्स प्रोड्यूस करते थे एंड वाई गुड 7 प्रोड्यूस करते थे। क्लियर? एंड जब हमारा पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, तो क्या हुआ, एक्स भी इंक्रीज कर गया, एक्स 6 to 7 हो गया एंड वाई भी इंक्रीज कर गया, सॉरी वाई भी हमारा इंक्रीज कर गया। क्लियर? तो इसका मतलब पीपीसी अगर आउटवर्ड शिफ्ट होती है इट मीन प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। ये आपको क्लियर हुआ? एंड प्रोडक्शन इंक्रीज कब करता है, किन 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 केसों में इंक्रीज करता है, एक या तो रिसोर्स न्यू होना चाहिए, एडवांस होना चाहिए, या तो टेक्नोलॉजी बेटर होना चाहिए, या तो रिसोर्स अगर न्यू की बात करते हैं तो उसमें लेबर भी आ जाते हैं, तो या तो आप लेबर इंक्रीज करो, या तो
मशीनरी बेटर लाओ, या तो एआई और अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो, अगर आउटरवर्ड शिफ्ट होता है इट मीन्स आउटवर्ड शिफ्ट होता है इट मीन्स प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। एंड प्रोडक्शन इंक्रीज क्यों करेगा? न्यू रिसोर्स की वजह से एंड बेटर टेक्नोलॉजी की वजह से। क्लियर? एंड इनवर्ड शिफ्ट इट मीन्स लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। जो हमने ये एरो शो कर रहा, सॉरी इसमें वो जो ये एरो है ना, ये क्या शो कर रहा है? नीचे की साइड, अंदर की साइड। तो इनवर्ड मतलब अंदर की ओर, इनवर्ड शिफ्ट इट मीन लेफ्टवर्ड शिफ्ट या अंदर की शिफ्ट, अंदर की ओर। क्लियर? तो ये तो डायग्राम देख लिया। अब इनवर्ड शिफ्ट का मीनिंग क्या होता है? इनवर्ड शिफ्ट का मीनिंग यहाँ देखो, पहले हमारा क्या था? पहले हम 6 गुड एक्स प्रोड्यूस करते थे एंड 7 गुड वाई प्रोड्यूस करते थे। क्लियर? एंड अब क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं हम? 5 गुड वाई, सॉरी गुड एक्स एंड 6 गुड वाई। क्लियर? तो अब देखोगे आप, तो गुड एक्स तो डिक्रीज हो गया है ना? हाँ, गुड एक्स डिक्रीज हो गया है एंड गुड वाई भी डिक्रीज हो गया है, गुड वाई भी डिक्रीज हो गया है। इट मीन्स जब इनवर्ट शिफ्ट होता है पीपीसी तो प्रोडक्शन डिक्रीज होता है। एंड प्रोडक्शन डिक्रीज कब होगा? एक या तो नेचुरल डिजास्टर हो, एक रिसोर्स डिस्ट्रक्शन हो। नेचुरल डिजास्टर का अगर एग्जाम्पल आप लोगे तो आपके करंटली एग्जाम्पल है, करंटली पास्ट एग्जाम्पल है, कुछ साल पिछले ही कोरोना। कोरोना का टाइम देख रहे होगे, कंपनियां बंद हो गई थी, लेबर पीपल कंपनी में या भीड़ भाड़ जगह पे जाके काम करने में डर रहे थे, तो काम भी कम हो गया था, कंपनियां भी बंद हो गई थी। इसकी वजह से क्या होता है? प्रोडक्शन कम हो गया, क्योंकि भाई लेबर रहेंगे नहीं तो प्रोडक्शन होगा कैसे? अगर लेबर रहेंगे नहीं तो आपके घर बनेंगे कैसे? फील्ड क्रॉप फसल होंगे कैसे? या कोई कार प्रोड्यूस कर रहे हो, लेबर रहेंगे ही नहीं तो आपके कार प्रोड्यूस होंगे कैसे? अब इसमें कुछ बोलेंगे सर रोबोट करेंगे, अरे भाई तो अभी रोबोट तो है भी नहीं ना उतनी क्वांटिटी में कि आपके सीधे वो कार बनाने लगे। क्लियर? तो हाँ, आप समझो प्रोडक्शन डिक्रीज क्यों करेगा? नेचुरल डिजास्टर की वजह से। एंड सेकेंड, रिसोर्स डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन रिसोर्स की कमी या रिसोर्स का खत्म होना। जैसे आप इस टाइम अगर आप ज्योग्राफी स्टडी करते होगे, इसमें सस्टेनेबिलिटी का यूज बहुत होता है। सस्टेनेबिलिटी मतलब सस्टेन तरीके से उसका यूज करना। सरकार बोलती है कि सस्टेनेबिलिटी आप बनाए रखो, इट मीन्स वाटर को ऐसे यूज करो या ट्री का ऐसे यूज करो या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का या किसी भी गुड्स का मटेरियल का ऐसे यूज करो कि आपका भी यूटिलाइजेशन कंप्लीट हो एंड आपके फर्दर जनरेशन का भी यूटिलाइजेशन के लिए वो गुड अवेलेबल हो। क्लियर? तो यहाँ वही बोला जा रहा कि रिसोर्स की अगर कमी हो जाती है, अगर रिसोर्स खत्म हो जाती है तो उसके वजह से भी प्रोडक्शन डिक्रीज कर सकता है। क्लियर? अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये भी लिंक है 1.3 1.4 से। क्लियर? तो हाँ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व किया गया पीबीसी से। क्या क्या सॉल्व किया गया? व्हाट टू प्रोड्यूस, जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या क्या था? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। मतलब क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो पीपीसी कुछ क्वेश्चन जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम थे उनके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करता है। वो किन के क्वेश्चन को सॉल्व करता है? व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स, मतलब हम रिसोर्सेस को कैसे यूटिलाइज, कैसे एफिशिएंटली तरीके से यूटिलाइज करें या कैसे बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन करें। इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ हमारी इकोनॉमी हमारी ग्रोथ कैसे करेगी या प्रॉफिट हमारा ग्रोथ कैसे करेगा। इसकी भी इसका भी पीपीसी ने सोल्यूशन दिया है। एक क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं दिया है, वो क्या है? फॉर होम टू प्रोड्यूस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम 3 थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। एंड पीपीसी ने 2 का सोल्यूशन गिवन किया, 2 को सॉल्व किया, बट तीसरे को सॉल्व नहीं किया। ये पीपीसी का एक लिमिटेशन भी है। क्लियर? एंड इसको समझना हो तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। रिकैप, अब हमारा ये चैप्टर ये टॉपिक कंप्लीट होता है एंड हम अब एक रिकैप देख लेते हैं। पीपीसी शो करता है स्कैरसिटी को, प्राइस को, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। चॉइस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, स्कैरसिटी मतलब कमी, लिमिटेड रिसोर्स। जैसे हमने अभी इसके पहले ही बात किया लिमिटेड रिसोर्स का, सस्टेनेबिलिटी का मैंने जो बात किया ना वही शो कर रहा है।
ऑलवेज कॉनकेव अनलेस एम मार्जिन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कांस्टेंट। मतलब कॉनकेव सॉरी पीपीसी कॉनकेव हमेशा रहेगा। एंड कब तक वो कॉनकेव रहेगा? जब तक मार्जिन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट नहीं हो जाता, तब तक हमारा पीपीसी कॉनकेव रहेगा। क्लियर? एंड हमने पढ़ा ही पीपीसी पे जितने पॉइंट होते हैं, पीपीसी के ग्राफ पे जितने कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स होते हैं, वो प्रोड्यूस करने के लिए रिसोर्सेज का बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन होता है, या एफिशिएंटली रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होता है। एंड इनसाइड में हमने बताया कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बेटर तरीके से नहीं हो पाता या एफिशिएंटली नहीं हो पाता। एंड आउटसाइड देखोगे अनअटेनेबल, मतलब हम उसको अटेन नहीं कर सकते, हम उसको उसको हम पा नहीं सकते, गेट नहीं कर सकते। क्लियर? ये आपका चैप्टर ये आपका टॉपिक खत्म हुआ। एंड एक और टॉपिक बचा है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लगे या सही लगे, प्लीज लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड लेक्चर को शेयर करें। थैंक यू सो मच।